सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फैलोपियन ट्यूब, यूटेराइन ट्यूब या ओविडक्ट जिसे कहते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं, हम फैलोपियन ट्यूब पढ़ने वाले हैं। तो फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब की लेंथ जो होती है वो 10 to 12 सेंटीमीटर की होती है और इसकी थिकनेस जो होती है वो 6 सेंटीमीटर की होती है। ये सेलिएटेड एपिथेलियम का बना होता है और पेज सेल इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेलिएटेड एपिथेलियम का बना होता है और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, पेज सेल प्रेजेंट होता है। ठीक, उसके बाद इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ सेलिएटेड एपिथेलियम। फंक्शन ऑफ सेलिएटेड एपिथेलियम क्या होता है वो देखते हैं हम, कैसे पता चलेगा। यहाँ पे देखो सेलिएटेड एपिथेलियम, फिम्बरी, ठीक है, ये फिम्बरी है, फिम्बरी प्रेजेंट होती है, फिम्बरी है। और यहाँ पे कॉर्डनुआ होता है हमारा, ये हमारा जहाँ पे सब कुछ अटैच हो रहा था, राउंड लिगामेंट्स, ये सब चीज़ें यहाँ पे अटैच हो रही थी, तो इसको कॉर्डनुआ बोलते थे। ठीक है, यहाँ से हमारा यहाँ ओवरी हो गई, यहाँ ओवम, यहाँ से ओवम आता है और यहाँ से हमारा स्पर्म आता है। ठीक है, तो अब क्या है कि ये होता है इंटस्टिशियल, ये होता है स्थमस, ये होता है एम्पुला और ये होता है हमारा इन्फंडिबुलम। ठीक है, और ये फिम्बरीज हो गई। अब इस पोजीशन पे सिलेटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होती है और इसी को हम पेज सेल भी बोलते हैं। यहीं पे सिलेटेड एपिथेलियम में पेज सेल भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब क्या करता है, इसका फंक्शन क्या होता है सिलेटेड एपिथेलियम का, पुश स्पर्म टुवर्ड ओवम, स्पर्म को ओवम की तरफ पुश करना, यहाँ से यहाँ लेके आना, और साथ ही साथ में फर्टिलाइज ओवम को पुश करना टुवर्ड यूटेराइन कैविटी। तो मतलब ये क्या, इसका काम क्या होता है, स्पर्म को ओवम की तरफ पुश करना और फर्टिलाइज ओवम को लेके जाना कहाँ से, यूटेराइन, फैलोपियन ट्यूब से यूटेराइन कैविटी की तरफ, एम्पुला से यूटेराइन कैविटी की तरफ हो सकते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हमारा एम्पुला में ही होता है। ठीक है, अब क्या है, लॉस ऑफ सीलिया। अगर लॉस ऑफ सीलिया हो गया, सीलिएटेड एपिथेलियम का किसी भी तरीके से लॉस हो गया, तो इससे क्या होगा, वही चीज़ें जो हो रही थी वो अब नहीं होंगी। जैसे स्पर्म ओवम की तरफ नहीं आ पाएगा और फर्टिलाइज ओवम यूटेराइन कैविटी में नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कर्ताजेनियस सिंड्रोम। इसको कर्ताजेन सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, तो ये अगर सीलिया एब्सेंट हो गया या सीलिया लॉस हो गया तो इमोबिलिटी हो जाएगी, मोबाइल मतलब मोबिलिटी नहीं रहेगी, इमोबिलिटी हो जाएगी, जिसकी वजह से हमने यही देखा कि स्पर्म का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, मतलब स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा और साथ ही साथ में ये वापस भी नहीं जा पाएंगे यूटेराइन कैविटी में। तो एब्सेंट ऑफ सीलिया की वजह से ये होता है, इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी देखने को मिल सकती है। तो स्पर्म कैन नॉट मूव टुवर्ड ओवम, ओवम की तरफ नहीं आ पाएगा तो इनफर्टिलिटी हो जाएगी। अगर बाई चांस कैसे भी आ गया तो जाइगोट कैन नॉट मूव टू यूटेराइन कैविटी, जब यूटेराइन कैविटी तक जाइगोट नहीं जा पाएंगे वापस, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगा। यहीं पे कहीं फिम्बरी में, मतलब सॉरी वो हमारी फैलोपियन ट्यूब में कहीं पे अगर जाइगोट जो है वो इम्प्लांट हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलेंगे। तो कर्ताजेन सिंड्रोम में ये चीज़ें देखने को मिलती है इमोबिलिटी की वजह से। ठीक है, उसके बाद में क्या है, पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, मीडियल टू लेटरल। फैलोपियन ट्यूब मीडियल टू लेटरल होता है और प्रॉक्सिमल टू डिस्टल होता है, ऊपर से लेके नीचे तरफ। जैसे हमने देखा कि फैलोपियन ट्यूब मीडियल टू लेटरल हो गया और प्रॉक्सिमल टू डिस्टल हो गया। तो ऐसे हम पढ़ेंगे फैलोपियन ट्यूब के बारे में। तो फैलोपियन ट्यूब में हमने सबसे पहला पार्ट देखा था, जो होता है, ठीक है, इंटेस्टिनल होता है, तो जिसको बोलते हैं इंट्रामस्कुलर पार्ट होता है। ये 1.25 सेंटीमीटर का होता है और 1 mm थिकनेस होती है इसकी, और नैरो पार्ट होता है। ठीक है, नैरो पार्ट नोन एज एनाटॉमिकल स्पिंचर, ओपन यूट्रस इन कॉर्नुमा। ठीक है, अब क्या इंटेस्टिनल क्या होता है, ये एक इंट्रामस्कुलर पार्ट है, 1.5 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर का होता है। इंटेस्टिनियल क्या होता है, ये एक इंट्रामस्कुलर पार्ट है। ठीक, ये एक इंट्रामस्कुलर पार्ट है। इंटेस्टिनियल क्या होता है, ये एक इंट्रामस्कुलर पार्ट है। ये 1.5 सेंटीमीटर 1.25 सेंटीमीटर का होता है। 1 mm इसकी थिकनेस होती है। नैरो कितना होता है, नैरो पार्ट होता है, और नैरो पार्ट है, बहुत नैरो पार्ट होता है, बहुत पतला होता है, इसीलिए इसको एनाटॉमिकल स्पिंक्चर बोलते हैं। और ओपन कहाँ होता है, ओपन इन यूट्रस कॉर्नुआ, मतलब यूट्रस का कॉर्नुआ जो होता है उसमें ओपन होता है। तो ये क्यों इतना नैरो होता है, ताकि जो जाइगोट है, जो ओवम है, जो फर्टिलाइज होके इधर आता है, वो फॉल ना हो, डायरेक्ट फॉल ना हो, नीचे की तरफ ना गिरे, इसीलिए यहाँ पे ये मतलब बहुत नैरो होता है। तो वो धीरे 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 आके मतलब यूट्रस के वॉल में इम्प्लांट हो सके, मतलब धीरे स्लो स्पीड में आए, इसीलिए यहाँ पे जो इंटेस्टिनल पार्ट होता है वो बहुत नैरो होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा था कि इसका लेंथ जो है वो 1.25 सेंटीमीटर की होती है, थिकनेस 1 mm की होती है। लेकिन इस्तमस जो है उसका लेंथ इससे बढ़ जाता है थोड़ा सा। ठीक, तो इस्तमस क्या होता है, 2.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है और 2 mm इसकी थिकनेस होती है। ठीक है, सेकंड नैरो पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब होता है, उसको फिजियोलॉजिकल स्पिंक्चर बोलते हैं। इंटेस्टिनियल को एनाटॉमिकल स्पिंक्चर बोलते हैं और इसको फिजियोलॉजिकल स्पिंक्चर बोलते हैं। ट्यूबल लाइगेशन देखने को मिलता है इसमें। कटिंग ऑफ इस्थमस इज डन फॉर परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव।
ठीक है। इसमें ट्यूबल लाइगेशन मतलब अगर परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव करनी है कि प्रेगनेंसी नहीं चाहिए आप तो इस समय पे किसका लाइगेशन किया जाता है, ट्यूबल लाइगेशन इस्थमस का किया जाता है। ठीक है। एम्पुला हमने देखा, एम्पुला इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। एम्पुला इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। लेंथ इसकी 5 सेंटीमीटर होती है और वेट इसकी मतलब थिकनेस इस 4 mm होती है। फर्टिलाइजेशन ऑलवेज ऑकर इन एम्पुला। कॉमन साइड इसका होता है ट्यूबल मतलब कॉमन साइड ऑफ ट्यूबल इन्फेक्शन। ट्यूबल इन्फेक्शन का मोस्ट कॉमन साइड ये एम्पुला ही होता है। इनफंडिबुलम क्या है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ट्यूब। ये लार्जेस्ट पार्ट है ट्यूब का इनफंडिबुलम और इसका ये होता है 1.25 सेंटीमीटर का और थिकनेस होती है 2 to 3 mm। और एंड पार्ट ऑफ इनफंडिबुलम क्या है, फिम्बरी होता है। एंड पार्ट ऑफ इनफंडिबुलम क्या, तो हमने देखा कि क्या है, इनफंडिबुलम तक हमने पढ़ लिया, एम्पुला इनफंडिबुलम। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो क्या है हमारा ये है हमारा इंटेस्टीनियल 1.5 सेंटीमीटर का होता है। फिर उससे ज़्यादा का होता है 2.5 सेंटीमीटर का स्टमक होता है। फिर एम्पुला उससे ज़्यादा का होता है 5 सेंटीमीटर का होता है। 4 mm इसकी थिकनेस होती है। ठीक है, 4 mm की इसकी थिकनेस होती है। हमने यहाँ पे पढ़ा है कि एम्पुला की थिकनेस कितनी की होती है, 4 mm की होती है। ये 2.5 सेंटीमीटर का स्थमस है तो इसकी थिकनेस 2 mm की होगी, 2 mm थिकनेस। और ये 1.25 का है तो इसकी थिकनेस 1 mm की होगी। ठीक है, 1 mm की। ऐसे सेम फिम्बरी हमारा 1.25 का है लेकिन इसकी थिकनेस होती है 2 to 3 mm। ठीक, तो हमने देखा इंटरस्टिशियल का जो लेंथ होती है वो 1.25 होती है और फिम्बरी की लेंथ और सॉरी इनफंडिबुलम की लेंथ और इसकी इंटेस्टीनियल की लेंथ और फिम्बरी की लेंथ सेम साइज़ की होती है। इंटेस्टीनियल भी 1.25 का होता है, फिम्बरी इनफंडिबुलम भी हमारा इनफंडिबुलम भी हमारा 1.25 का सेंटीमीटर का होता है। और इसकी जो थिकनेस होती है वो 1 mm की होती है। बस इसकी थिकनेस जो होती है वो 2.2 to 3 mm की होती है। ठीक है, इनफंडिबुलम जो होता है वो इंटेस्टीनियल से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसका सेंटीमीटर मतलब बड़ी होती है जो 2.5 सेंटीमीटर की होती है और थिकनेस 2 mm की होती है। एम्पुला 5 सेंटीमीटर का होता है, थिकनेस 4 mm का होता है। ठीक, और ओवुलेशन जो होता है वो एम्पुला में ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि ओवम टेक 1 day टाइम टू रीच टिल एम्पुला तक रीच करने के लिए ओवम को 1 दिन का समय लगता है। दैट्स वाई इम्प्लांटेशन ऑकर्स इन एम्पुला। क्यों, क्योंकि जो ओवम होता है वो हमारी देखो फैलोपियन ट्यूब जो होती है हमारी वो टोटल 10 सेंटीमीटर की होती है। इसको पार करने में ओवम को 4 से 5 दिन का टाइम लगता है, लेकिन ओवम ही 1 दिन तक ही सर्वाइव कर सकता है, 12 से 24 घंटे तक। ओवम लिव टिल 12 to 24 आवर्स। ठीक है, और वो 12 से 24 घंटे तक ही जिंदा रह सकता है उसकी। और फैलोपियन ट्यूब जो है इतना बड़ा ट्यूब है, इसमें कहीं पे भी इम्प्लांटेशन क्यों नहीं होता है, एम्पुला में क्यों होता है, क्योंकि यहाँ से एम्पुला तक ही पहुँचने में इसको 1 दिन का समय लगता है, इसीलिए इम्प्लांटेशन एम्पुला में ही होता है। अगर ये यहाँ पे इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो ओवम की लाइफ खत्म हो जाएगी, उसका डेथ हो जाएगा, तो इम्प्लांटेशन होगा ही नहीं। तो पूरा अगर फैलोपियन ट्यूब को ओवम को ट्रैवल करना होगा तो 4 से 5 दिन का टाइम लगेगा। तो इसीलिए इम्प्लांटेशन 1 दिन में यहाँ तक पहुँच जाएगा, 1 दिन की इसकी लाइफ होती है। तो इम्प्लांटेशन एम्पुला में ही हो जाता है। ठीक है, एम्पुला में इम्प्लांटेशन होने का मेन रीज़न यही होता है कि ओवम जो होता है वो 12 से 24 घंटे तक ही सर्वाइव करता है। फैलोपियन ट्यूब हमारी पूरी टोटल फैलोपियन ट्यूब हमारी 10 सेंटीमीटर की होती है। 10 सेंटीमीटर फैलोपियन ट्यूब में अगर ओवम ट्रैवल करेगा तो उसको पूरा 4 से 5 दिन का टाइम लग जाएगा, 1 दिन में ओवम की लाइफ खत्म हो जाती है। इसीलिए 1 दिन के अंदर ओवम का मतलब फर्टिलाइजेशन ओवम का एम्पुला में ही हो जाता है। ठीक, ओवम अब ये एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एम्पुला था, ये हमने जो देखा अभी। ओवम क्या है, ओवम प्लस स्पर्म फर्टिलाइज होते हैं फ्रॉम मतलब फर्टिलाइज फ्रॉम, अगर ओवम और स्पर्म फर्टिलाइज होकर क्या फॉर्म करते हैं, जायगोट फॉर्म करते हैं। जायगोट डेवलपमेंट ऑकर्स इन फैलोपियन ट्यूब। जायगोट का जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ ऑकर होता है, फैलोपियन ट्यूब में ऑकर होता है। ब्लास्टोसिस्ट डेवलपमेंट ऑकर इन यूट्रस। ओवम और स्पर्म जो होते हैं वो फर्टिलाइज होते हैं, फर्टिलाइज एंड फॉर्म करते हैं जायगोट। जायगोट का डेवलपमेंट कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। देखो अगर ये क्वेश्चन आए कि ओवम और स्पर्म फर्टिलाइज होकर क्या बनाते हैं तो वो जायगोट बनाते हैं। ठीक है, और जायगोट का डेवलपमेंट कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। ब्लास्टोसिस्ट का डेवलपमेंट जो होता है वो यूट्रस में होता है। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट का डेवलपमेंट यूट्रस में होता है, फैलोपियन जायगोट का डेवलपमेंट फैलोपियन ट्यूब में होता है। अब हम देखते हैं डायग्नोसिस ऑफ फैलोपियन ट्यूब। उसके पहले हम देखते हैं कि ये साल्पिंजाइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। साल्पिंजाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। साल्पिंजोग्राफी मीन्स एक्सरे इमेज ऑफ फैलोपियन ट्यूब। साल्पिंजोग्राफी का मतलब होता है एक्सरे इमेज ऑफ फैलोपियन ट्यूब।
साल्पिंजेक्टॉमी होती है रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब। साल्पिंजो ऑपरेक्टॉमी जो होता है वो रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरी होता है। देखो साल्पिंजाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। साल्पिंजाइटिस, जाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, और साल्पिन का मतलब होता है हमारा फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब का इन्फ्लामेशन होता है ना, उसको बोलते हैं साल्पिंजाइटिस। साल्पिंजोग्राफी मतलब होता है एक्सरे ऑफ फैलोपियन ट्यूब। साल्पिंजेक्टॉमी, टॉमी मतलब होता है रिमूवल, तो रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब। साल्पिंजो एंड ऑप्रोक्टॉमी, ऑप्रोक आ गया तो इसमें मतलब होता है ओवरी और फैलोपियन ट्यूब दोनों को रिमूव करना है। रूबिन टेस्ट जो होता है, रूबिन टेस्ट को दिया, मतलब एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, रूबिन नाम के साइंटिस्ट थे, 1919 में इन्होंने डिस्कवर किया था। तो इसमें क्या बताया था इन्होंने, इट इज़ टू चेक ब्लॉकेज एंड एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ फैलोपियन ट्यूब। इसका यूज़ किया जाता है ब्लॉकेज ऑफ एबनॉर्मेलिटी ऑफ फैलोपियन ट्यूब को चेक करने के लिए, जिसमें क्या करते हैं, CO2 इंसर्ट करते हैं फैलोपियन ट्यूब। अगर उसमें लीकेज प्रेजेंट है या प्रेशर क्रिएट हो रहा है 100 mm ऑफ Hg का, और या लीकेज दिखाई दे रहा है, तो एब्डोमिनल साउंड देखने को मिलेगा। अगर एब्डोमिनल साउंड देखने को मिलेगा, चेक करने पे स्टेथोस्कोप से एब्डोमिनल साउंड देखने को मिलेगा, तो इसमें क्या होगा, पेशेंट को रूबिन पॉजिटिव है। अगर शोल्डर टिक पेन ऑकर हो रहा है तो भी वो रूबिन पॉजिटिव है। अगर ये चीज़ें नहीं प्रेजेंट है और लीकेज नहीं प्रेजेंट है तो पेशेंट रूबिन नेगेटिव है। तो रूबिन टेस्ट किसने दिया था, रूबिन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था 1990 में। इसमें क्या करते हैं, ब्लॉकेज चेक करते हैं फैलोपियन ट्यूब की, अब नॉर्मलिटी चेक करते हैं, जिसमें CO2 इंसर्ट करते हैं फैलोपियन ट्यूब में। प्रेशर होता है 100 mm Hg का अगर देखने को मिले या लीकेज देखने को मिले, और चेक करने पे स्टेथोस्कोप से अगर एब्डोमिनल साउंड सुनाई देता है तो उससे पता चलता है कि जो पेशेंट है वो रूबिन पॉजिटिव है। ठीक, फैलोपियन ट्यूब में एबनॉर्मेलिटी है। क्या है हिस्टेरियोसाल्पिंजोग्राफी। हिस्टेरियोसाल्पिंजोग्राफी HSG क्या होता है, कंप्लीट विजुअलाइजेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। कैथेटर को इंसर्ट करके कंप्लीट विजुअलाइजेशन करते हैं फैलोपियन ट्यूब का, ताकि उसको डायग्नोस किया जा सके। इसको बोलते हैं सोनोग्राफी ऑफ फैलोपियन ट्यूब टू डायग्नोस द एब्नॉर्मेलिटी ऑफ फैलोपियन ट्यूब के लिए, मतलब एब्नॉर्मेलिटी ऑफ फैलोपियन ट्यूब को डायग्नोस करने के लिए हिस्टेरियोसाल्पिंजोग्राफी की जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ओवरी। ओवरी क्या होती है, दे आर 2 इन नंबर। 1 पेयर होता है, मतलब 2 होते हैं नंबर में, 1 पेयर में होते हैं। साइज इसका होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। लेंथ इसकी 3 होती है, तो 2 इसकी विड्थ होती है और थिकनेस 1 होती है, तो ओवरी की। ठीक है, उसके बाद में वेट इसका होता है 4 to 8 ग्राम। 4 to 8 ग्राम वेट होता है। 4000 प्राइमरी oocyte देखने को मिलते हैं। हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है ओवरी। HPOU एक्सिस जो हमने पहले की क्लास में हार्मोन्स पढ़े थे, HPOU एक्सिस अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे। तो और मतलब ओवरी में हार्मोन्स रिलीज करवाती है हमारी HPOU एक्सिस, जिसको हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ओवरी और हमारा यूट्रस, इसके थ्रू हमने पढ़ा था। फिर हो गया इन सेक्सुअल डेवलपमेंट ऑर्डर फर्स्ट प्यूबर्टी साइन। इन सेक्सुअल डेवलपमेंट ऑर्डर फर्स्ट प्यूबर्टी साइन क्या होता है, सेक्सुअल डेवलपमेंट ऑर्डर में फर्स्ट प्यूबर्टी साइन होता है हमारा थैलार्की, प्यूबार्की, हाइट एंड मेनार्की। मेनार्क, थैलार, प्यूबार्क, मेनार्क एंड हाइट एंड मेनार्क, मतलब ये देखने को मिलता है। सबसे पहला प्यूबर्टी साइन होता है थैलार, जिसको बोलते हैं ब्रेस्ट डेवलपमेंट। फिर होता है प्यूबार्क, जिसको बोलते हैं प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट, प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट। फिर हाइट डेवलपमेंट होती है। फिर उसके बाद मेनार्की, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहला जो सेक्सुअल डेवलपमेंट देखने को मिलता है प्यूबर्टी साइन में, वो होता है हमारा थैलार। दूसरा होता है ब्रेस्ट डेवलपमेंट। तीसरा होता है मतलब थैलार, पहला होता है थैलार, फिर होता है प्यूबार्क, प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट, फिर हाइट होता है, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। तो हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा, एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं शुरू से। हमने पढ़ा हमारा पूरा इंटरनल ऑर्गन, ठीक है, इंटरनल जेनेटेलिया ऑर्गन, ठीक है। तो हमने इसमें वेजाइना देखा, ठीक,
वेजाइना हमने देखा कि फाइब्रोमस्कुलर हॉलो ऑर्गन है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का बना होता है, 45 डिग्री एंगल होती है, एसिडिक पीएच होता है इसका, जिस एसिडिक नेचर होता है, 3.8 टू 4.5 इसका पीएच होता है। डॉर्सी बेसिलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है, ठीक है। एंटीरियर लेंथ इसका 7.5 सेंटीमीटर और पोस्टीरियर लेंथ 9 सेंटीमीटर होता है। इसमें 4 फॉर्निक्स पाए जाते हैं, ठीक। इसका 4 फॉर्निक्स पाए जाते हैं। डॉर्सीबेसिलाई बैक्टीरिया जो होता है कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन को लैक्टोज में, जो हमारे वेजाइना को नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, क्रिएट करता है। लेस पैथोजन एंटर कर पाते हैं वेजाइना में, ठीक है। वेजाइना का पीएच हर एज ग्रुप के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। जैसे चाइल्ड की एज में अल्कलाइन होता है, फिर उसके बाद में प्यूबर्टी एज में एसिडिक होता है, रिप्रोडक्टिव एज में हाई एसिडिक होता है और मेनोपेज एज में फिर अल्कलाइन होता है। मतलब पहले अल्कलाइन होता है, बाद में एसिडिक होता है, फिर हाई एसिडिक होता है, फिर से अल्कलाइन हो जाता है। तो अब उसके बाद वेजाइनाइटिस देखा। वेजाइनाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ वेजाइना, जो इस इन्फेक्शन होता है और एसटीडी की वजह से होता है। ईस्ट में थिक और कर्डी डिस्चार्ज देखने को मिलता है और एसटीडी में येलो और ग्रीन डिस्चार्ज देखने को मिलता है। एबनॉर्मल कनेक्शन देखा, जिसको वीवीएफ और आरवीएफ बोलते हैं। वीवीएफ मतलब वेसिको वेजाइनल फेस्टुला, आरवीएफ मतलब रेक्टो वेजाइनल फेस्टुला, ठीक। उसके बाद आता है वेजाइनल फंक्शन, जो पास्चुरेशन होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है, कॉपुलेशन होता है। कॉपुलेशन के टाइम पे सिक्रीशन क्या क्या होता है, बार्थुलिन ग्लैंड सिक्रीशन होता है, स्कीनियस ग्लैंड सिक्रीशन होता है, प्लाज्मा सिक्रीशन होता है। फिर आते हैं यूट्रस पे। यूट्रस पेरिफॉर्म मस्कुलर होता है, पोजीशन बिटवीन ब्लैडर एंड डक्टस, एंटी वर्टेक्स होता है, एंटी फ्लेक्शन होता है, ठीक है। ट्रांसवर्स वेजाइना यूएसडी करने के लिए एम्पटी ब्लैडर होता है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनल यूएसडी करने के लिए फुल ब्लैडर होता है। साइज का 7.5 टू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। हेलोपेरिफॉर्म शेप होता है, सिचुएटेड इन पेल्विस होता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे इसकी लेंथ 35 20 और 30 सेंटीमीटर और 12.5 सेंटीमीटर हो जाती है। वेट 1000 रहता है। पर्क्यूरियम फेस में भी ऐसे ही रहता है, 1000 वेट रहता है। आफ्टर डिलीवरी कंप्लीटली रिटर्न नहीं हो पाता नॉर्मल में, ठीक है, कुछ चेंजेस रह जाते हैं। फिर हमने देखा यूट्रस, जिसमें हमारा कॉर्न होता है, फंडस होता है, बॉडी होता है, स्टमक होता है, सर्विक्स होता है, ठीक है। हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा कि हमारी लिगामेंट्स क्या क्या होते हैं। मीज़ो साल्पिंग्स होता है, मीज़ो ओवेरियन होता है, मीज़ोमेट्रियम होता है। फैलोपियन ट्यूब, ओवेरियन और यूट्रस बोलते हैं जिसको, ठीक है। फिर एंडोमेट्रियम की 3 लेयर होती है, कॉम्पैक्ट, स्पॉन्जी और बेसल लेयर। 2 फंक्शनल लेयर होते हैं, एक रीजनरेशन कैपेसिटी वाली लेयर होती है, ठीक। इम्प्लांटेशन हमारा स्पॉन्जी लेयर में होता है। फिर सर्विक्स पढ़ा हमने, जिसमें एंडो सर्विक्स, एक्सो सर्विक्स होता है। इसको जो ज्वाइंट करता है उसको ट्रांसफॉर्मेशन जोन बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन जोन से कंपैस स्मेयर लिया जाता है, किस चीज़ के लिए लिया जाता है, सर्विक्स कैंसर को डायग्नोस करने के लिए। रेशियो हमने देख लिया। उसके बाद में हमने क्या देखा, एक्सटर्नल ओस, नली पैरा में सर्विक्स को डायलेट होने में 12 से 16 घंटे लगते हैं और मल्टी पैरा में 6 से 8 घंटे लगते हैं। सर्विक्स राउंड शेप की होती है नली पैरा में और मल्टी पैरा में ट्रांसवर्स शेप की होती है। फिर हमने देखा फैलोपियन ट्यूब के बारे में भी हमने सब कुछ पढ़ लिया। कार्टाजिनस सिंड्रोम क्या होता है कि इसीलिए जब एब्सेंट हो जाता है तो जो प्रॉपर फंक्शन होता है वो फैलोपियन ट्यूब का वो नहीं हो पाता है। तो ये देखा हमने। फिर फैलोपियन ट्यूब के हमने पार्ट देखा, जो इंटेस्टिनियल हो गया, स्टमस हो गया, एम्पुला हो गया, इनफंडिबुलम हो गया और हमने फिम्बरी देखी, ठीक है। अब उसके बाद में हमने देखा डायग्नोसिस ऑफ फैलोपियन ट्यूब। डायग्नोसिस ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, साल्पिंजोसाइटिस, साल्पिंजोग्राफी, साल्पिंजेक्टोमी, साल्पिंजे ऑर्थो। हमने सीधे से यहाँ पे और क्या देखा, ये देखा हमने साल्पिंजोसाइटिस क्या होता है, साल्पिंजोग्राफी क्या होता है, साल्पिंजेक्टोमी क्या होता है, साल्पिंजो ऑर्थेक्टोमी क्या होता है, रूबिन टेस्ट क्या होता है, हिस्टेक्टोमी और साल्पिंजोग्राफी क्या होता है। और साथ के साथ हमने ओवरी देखी। ओवरी के साथ में हमने क्या देखा कि इन सेक्सुअल डेवलपमेंट ऑर्डर फर्स्ट प्यूबर्टी साइन क्या होता है, थैलार्की होता है, फर्स्ट थैलार्की होता है जिसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, देन प्यूबार्की होता है जिसमें प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट होता है, फिर हाइट होती है, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल डेवलपमेंट होती है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, ठीक है।